स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज अपन स्टार्ट करेंगे ईथर एंड इपॉक्साइड। ईथर और इपॉक्साइड में अपन ने आज अभी तक उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन देखा। बेसिक इंट्रोडक्शन में अपन ने देखा कि उसकी संरचना कैसी होती है, उसका नॉर्मल फार्मूला कैसे होता है, यानी जनरल फार्मूला अपन ने देखा वो कैसे होता है। और साथ में अपन ने देखा कि उनमें एंगल कितना पाया जाता है, किसी में एंगल ज़्यादा है किसी में कम है, वो देख रहे थे अपन। और उसके केमिकल रिएक्शंस बनाने की रिएक्शंस देख रहे थे कि किस तरीके से ईथर का निर्माण किया जा सकता है। आज उसे ही अपन कंटिन्यू करते हैं कि और कौन सी रिएक्शंस है जिसके द्वारा अपन ईथर का निर्माण कर सकते हैं। तो आपके रिएक्शंस आती है कि अगर अपन किसी भी ईथर की रिएक्शंस है ना, यानी कि ईथर की रिएक्शंस अगर अपन किसी MgBr से करवाते हैं, यानी RMgXBr यानी कि गिरनियर रिएजेंट से रिएक्शंस करवाते हैं, तब आपको क्या मिलता है, ईथर का निर्माण होता है। किस तरीके से, ये है ईथर आपका। इसको अपन ये भी कह सकते हैं कि निम्न ईथर से अपन उच्च ईथर का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि आपके ईथर में जो कार्बन की संख्या है उसको इंक्रीज किस तरीके से किया जा सकता है। इंक्रीज अपन किस तरीके से कर सकते हैं कि अगर अपन R की जगह कोई भी अपन एल्किल समूह रख ले, है ना, C2H5 रख ले, तब भी आपका क्या होगा, चेंज में यहाँ से क्या होगा, MgBr2 तो निकल जाएगा बाहर और यहाँ वो R ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद में आपका क्या होगा, ईथर का क्या होगा, ईथर आपके जो निम्न ईथर है, जो इसमें इसके अंदर आपको दो ही कार्बन दिख रहे हैं, उनसे अपन उच्च ईथर का निर्माण कर सकते हैं। ओके, कैसे, यहाँ से क्या होगा, -MgBr2 रिलीज हो जाएगा और अपने पास क्या मिल जाएगा, CH3O CH2R। ओके, R की जगह अपन अगर C2H5 रख के देखते हैं, क्या करें, अगर अपन इस ईथर के अंदर ऑक्सीजन CH2Br, ईथर के हैलाइड्स ले रहे हैं अपन, है ना, ईथर के हैलाइड्स की रिएक्शंस मान लो C2H5 MgBr से करवा दें, C2H5 MgBr से करवा दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से MgBr2 बाहर निकल जाएगा और C2H5 ऐड हो जाएगा। अब देखो C2H5Br ऐड होते ही आपका क्या होगा, ईथर के चेन लंबी हो जाएगी। इसे ही अपन कहते हैं कि निम्न ईथर से उच्च ईथर का निर्माण, यानी कि अगर आपके बोल दिया जाए कि निम्न ईथर से उच्च ईथर का निर्माण किस तरीके से करोगे, तो आप बता सकते हो कि अगर अपन गिरनियर रिएजेंट ले लें, गिरनियर रिएजेंट क्या होता है, RMgX ले लें, तो अपने पास क्या होगा कि ईथर का लंबी चेन बन जाएगी, यानी कि निम्न ईथर से उच्च ईथर का निर्माण हो जाएगा। ओके, तो इस रिएक्शंस में अपन क्या करें, CH3 ऑक्सीजन CH2 C2H5 हो गया। तो ये आपके हो गए ईथर का निर्माण। जो आपका ये ईथर है वो आपका मिश्र ईथर बनेगा, यानी कि आपके पास नॉर्मल ईथर, जनरल ईथर होता है, जनरल फॉर्मूला होता है आपके R ऑक्सीजन R, ये नहीं बनेगा, आपके क्या बनेगा, ये तो आपका सिमेट्रिक हो गया, है ना, सिमेट्रिक ईथर हो गया, सिमेट्रिक ईथर है। और ये जो बनेगा वो आपका एसिमेट्रिक ईथर होगा। सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक ईथर का मतलब ये होगा कि जब आप इसे दो भागों में डिवाइड करोगे, जो जैसे मेरे ये दोनों हाथ है, इन्हें डिवाइड करती हूँ, इस अंगूठे के सामने मेरा अंगूठा ही आना चाहिए, इन चारों अंगुलियों के सामने चारों अंगुलियां ही आनी चाहिए। और अगर मेरे ऐसे हाथ मान लो, अब इन्हें डिवाइड करती हूँ दो भागों में, तो क्या हो गया, इस अंगूठे के सामने कोई अंगूठा। देखो सिमेट्रिक का मतलब आप कभी भी ये मत सोचना कि आपके पास मान लो क्या हो, कोई ग्रुप है आपके पास, जैसे ये है, यहाँ Cl लगा हुआ है, यहाँ Cl लगा हुआ है, ये कोई साइक्लिक ग्रुप है आपके पास, इसे आप क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो दो भागों में। जैसे ये आपके पास साइक्लिक ग्रुप है, इस पे मैंने मान लो क्लोरीन लगा दिया। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि ये आपका सिमेट्रिक होगा या एसिमेट्रिक ग्रुप होगा, तो आप देख के बताओ कि सिमेट्रिक होगा या एसिमेट्रिक। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका ये सिमेट्रिक होगा तो आप गलत सोच रहे हो। ओके, क्यों, क्योंकि अगर आप इसे डिवाइड कर रहे हो, आप मान लो इसे डिवाइड कर दिया, आप ये तो बता दो कि ये आधा भाग हो गया, ये आधा भाग हो गया, इसका क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। लेकिन केमिस्ट्री में कभी भी इसे सममिति नहीं बोलते, उसे सिमेट्री नहीं बोलते हैं। ओके, क्यों, अब मान लो इस ग्रुप को मैंने आधा, आप बोलोगे क्लोरीन इधर भी है,
क्लोरीन इधर भी है, इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, इतने जितने हाइड्रोजन इधर है उतने भी इधर हाइड्रोजन है, लेकिन ऐसा कतई नहीं होता है। सिमेट्रिक केमिस्ट्री में उसे कहा जाता है अगर आपके पास कोई ग्रुप है उसे काटने पर जिसके सामने जो ग्रुप लगा हुआ हो उसके सामने वही ग्रुप लगा हुआ हो, उसे ही अपन सिमेट्री कहते हैं। जब कोऑर्डिनेशन पढ़ा रही थी, कोऑर्डिनेशन के अंदर अपन ने आइसोमर देखे, यानी कि उसकी समाविता जब पढ़ रहे थे, समाविता के अंदर ये बात बार बार में आ रही थी कि इसमें सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है। तब अपन देख रहे थे कि जिसके सामने जो ग्रुप लगा हो उसके सामने वही चमकना चाहिए, यानी कि जिसके कार्बन है कार्बन के सामने कार्बन ही चमकना चाहिए, क्लोरीन है क्लोरीन के सामने क्लोरीन ही चमकना चाहिए। और यहाँ क्या है, जबकि कार्बन है कार्बन के सामने कार्बन तो चमक रहा है, साथ में क्या है क्लोरीन भी चमक रहा है, मतलब कि यहाँ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। ये कौन सा हो गया, एसिमेट्रिक ग्रुप हो गया। अगर सिमेट्री करना हो इसे मुझे तो क्या करना होगा, यहाँ Cl ऐड करना होगा। अब मैं इसको 2 भागों में डिवाइड करती हूँ, इसे 2 भागों में डिवाइड कर देती हूँ ऐसे, तब क्या होगा, इस कार्बन के सामने कार्बन चमकेगा, इस क्लोरीन के सामने क्लोरीन चमकेगा और इस कार्बन के सामने कार्बन, और जो यहाँ जो हाइड्रोजन लगे हुए थे वो उसी के हाइड्रोजन के सामने चमकने वाले हैं। मतलब कि यहाँ क्या है, सिमेट्री प्रेजेंट है। ओके, सिमेट्री का मतलब ये होता है, आप ये मतलब समझना कि आपके पास कोई ग्रुप लगे हुए हो, जैसे यहाँ आपके पास क्या हो, H हो, यहाँ Cl हो, आप ऐसे काट दो, ये सिमेट्री नहीं होती है। ओके, सिमेट्री एसिमेट्री के अंदर थोड़ा डिफाइन करना सीखो कि कैसे होती है। अब आपके पास है CH3 ऑक्सीजन और ये CH3। अब इसकी अगर रियल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऐसी स्ट्रक्चर नहीं होती, क्योंकि ये लीनियर नहीं होता है, बेंट होता है। बेंट होगा तो क्या होगा, थोड़ी मुड़ी हुई संरचना होगी। मुड़ी हुई किस तरीके से होगी, आपके CH3 ये होगी, ये बेंट स्ट्रक्चर। अब मैं इसे 2 भागों में काट दी हूँ, येलो काट दिया, तो ये क्या है, कट गए, मतलब कि इसमें क्या है, सिमेट्री प्रेजेंट है, क्योंकि जिसके सामने अगर मेथिल ग्रुप लगा हुआ है उसके सामने मेथिल ग्रुप ही है। ओके, ऑक्सीजन देखो, सिमेट्री के अंदर लोन पेयर ज्यादा कंसिडर नहीं किए जा सकते कि आप लोन पेयर भी लेके बैठ जाओ कि मैम लोन पेयर भी होगा या नहीं होगा, तो इतना लोन पेयर पर आपको फोकस नहीं करना, आपको केवल एटम पर फोकस करना है कि आपका एटम कौन सा है, किस तरीके से वो एक दूसरे की मिरर इमेज होनी चाहिए, बोले तो, है ना। तो इसके सामने ये हो गया, मतलब कि इसमें सिमेट्री प्रेजेंट है। और अपन जब ये ग्रुप बना रहे हैं, ये ग्रुप कौन सा आपका, एसिमेट्रिक ईथर होगा। एसिमेट्रिक ईथर का मतलब हो गया कि आपके सामने CH तो है, CH3 है, इसके सामने क्या करें, CH2 C2H5 को लगा दें, मतलब कि ये ग्रुप आपका बल्कि ग्रुप हो गया और ये आ गया थोड़ा कम लेस बल्कि हो गया, है ना, लेस बल्कि, ये मोर बल्कि ग्रुप हो गया। जब इनके बीच में ये दूसरे को क्या करेंगे, अब ये एक दूसरे के सामने मिरर इमेज नहीं होगी, तो ये हो गया एसिमेट्रिक, या कहा जाता है मिश्रित ईथर भी कहा जाता है, यानी कि मिक्स ईथर बोले तो। और अगर आपके पास CH3 है तो इसे बोलते हैं जनरल ईथर, और अगर ये आपके पास कोई ग्रुप बड़ा लग जाता है, दोनों ग्रुप अलग अलग हो सकते हैं, कोई सा भी हो सकता है, यहाँ कोई गारंटी नहीं है कि आपके मेथिल समूह हो, मेथिल समूह के अलावा भी कोई सा भी ग्रुप हो सकता है। ओके, तो अपन इनको कह सकते हैं मिश्रित एल्किल, ओके, सॉरी ईथर। ओके, ये हो गया मिश्रित ईथर बनाने का फॉर्मूला। अब आपको मान लो यहाँ ग्रुप लगा हुआ हो, अब आपको बोल दिया कि नॉर्मल ईथर बनाना है। नॉर्मल ईथर किससे बनाना है, आपको RMGH से ही बनाना है, यानी कि आपको ग्रिग्नियर रिएजेंट लेके आपको जर्नल ईथर का निर्माण करना है। वो किस तरीके से करेंगे अपन, यहाँ सेम ग्रुप रखो, यहाँ थोड़े बढ़ा दो, यहाँ कम कर दो, कैसे, अब कैसे कर सकते हैं और अपन निर्माण, अगर अपन को जर्नल ईथर का निर्माण करना हो तो किस तरीके से किया जा सकता है। अब देखो, यहां अगर मैं C2H5 लगा रही हूं, ओके, और ये लो मैंने ऑक्सीजन लगा दिया, यहाँ मैंने CH2Br लगा दिया या कोई भी हेलोजन लगा दिया मान लो। ओके, अब इस रिएजेंट की रिएक्शंस करवा रही हूँ मैं RMGH से, यानी ग्रिग्नियर रिएजेंट से रिएक्शंस करवा रही हूँ। तो ग्रिग्नियर रिएजेंट मैंने यहाँ लिया CH3MgX ले लिया। ओके, अब ये CH3MgX लिया है तो यहाँ से क्या होगा,
MgX बाहर निकल जाएगा, MgX2 बाहर निकल जाएगा। ओके, MgX2 बाहर निकल गया, बचा क्या CH3 ऐड कहाँ होगा इसके पास ही, तो ये हो गया C2H5 ऑक्सीजन, CH2 CH3। अब इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, और लिखने का तरीका अलग है, इसीलिए मैं ना ये एरो लगा रही हूँ। C2H5 ऑक्सीजन, C2H5 हो गया। अब आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ईथर हो गया, किस तरीके का ईथर का निर्माण है, ये है आपका जर्नल ईथर। ओके, तो अपन RMgX से मिश्रण ईथर का निर्माण भी कर सकते हैं और जर्नल ईथर का भी निर्माण कर सकते हैं। ये तो था अपने पास ईथर निर्माण की मेथड, और इस मेथड को अपन ये भी कह सकते हैं कि आपका निम्न ईथर से उच्च ईथर का निर्माण किया जा सकता है। किस तरीके से किया जा सकता है, RMgX ले लो। अगर आपके पास मान लो ये ग्रुप दिया होगा और इससे पूछा हुआ है कि आपके पास एग्जाम में कैसे पूछने वाले हैं रिएक्शंस पार्ट को, इस तरीके से दे देंगे साथ में यहाँ, और ये प्रोडक्ट बना देंगे डायरेक्ट। अब बताओ कि इसके अंदर कौन सा रिएजेंट दिया गया है ना। रिएजेंट आपको बताना है, रिएजेंट आपको अगर पता है तो आप बता सकते हो कि ये रिएजेंट है, अगर आपको रिएजेंट पता नहीं है तो आप नहीं बता सकते हो कि कौन से किससे बना है आखिर, है ना। तो ये हो गया अपने ईथर निर्माण की विधि, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो मोस्टली रिएक्शंस होती है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कंप्लीट हो जाती है। जहाँ जहाँ रिएक्शंस आती है वहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि आप अगर कोऑर्डिनेशन देख लो, कोऑर्डिनेशन में भी आपका क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो आएगा ही, पक्का आएगा। और अगर आप जैसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड देखते हो, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मतलब हो गया कि आपके पास मेटल के साथ क्या होना चाहिए, कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए या कार्बन अटैच होना चाहिए, उसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं, OMC। इस तरीके के कंपाउंड के अंदर आपकी मोस्टली रिएक्शंस किससे कंप्लीट होती है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ही कंप्लीट होती है। और जहाँ जहाँ आपने जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी चैप्टर पढ़ा हुआ होगा, जैसे चाहे आप एल्कोहल पढ़ लो, आप चाहे फिनोल पढ़ लो, ईथर इपोक्साइड पढ़ लो, कार्बोक्सिलिक पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, वहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आए बिना रह ही नहीं सकता, है ना। तो मोस्टली रिएक्शंस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कंप्लीट होती है और इसका इंटरेक्ट करने का तरीका लगभग सेम सा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, तो ये हो गई अपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कहानी। अब देखेंगे अपन कि अपन और किससे निर्माण कर सकते हैं ईथर का। ओके, ईथर का निर्माण करने के लिए नेक्स्ट मेथड ले रहे हैं अपन। अगर मैं किससे करवाएं अपन, मान लो मैंने फिनोल ले लिया, सॉरी एल्कोहल ले लिया, कोई C2H5OH ले लिया, इसकी रिएक्शंस मैंने करवाई डाइएजाइड मेथिल से, किससे, CH3N2 से रिएक्शंस करवाई। ओके, ये इससे रिएक्शंस करवा रहे हैं, इससे क्या होगा आपके पास किस तरीके से निर्माण होगा, ये एजाइड है ना, डाइएजाइड या एजाइड बोल दो, एजाइड बोला जाता है इसे ना। इसकी रिएक्शंस करवाने, इन दोनों की जब रिएक्शंस करवाते हैं तो क्या होता है, यहाँ अलग अलग देखो हीट करवा दूँ। जब हीट का नाम आता है कोई भी रिएक्शंस के अंदर तो क्या होता है, वहाँ से कोई भी गैसेस मॉलिक्यूल होगा वो बाहर निकलना चाहेगा। और एक बात याद रखना, जब आपके पास हीट का कोई सिंबल लगा हुआ, हीट या एचमी, ओके, तो उनमें मोस्टली जो रिएक्शंस होती है वो ये इन रिएक्शंस को कहा जाता है फोटोकेमिकली रिएक्शंस। यानी कि ये फोटोन्स की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, उसे फोटोकेमिकली रिएक्शंस कहा जाता है। इन रिएक्शंस में क्या होगा कि जो आपके मैकेनिज्म होती है वो मैकेनिज्म साथ में यहाँ ये होना चाहिए कि यहाँ अगर आपके पास कोई हेलोजेंस है साथ में, है ना, हेलोजेंस प्रेजेंट है साथ में, आपकी कंडीशन क्या दी गई कि फोटोकेमिकली रिएक्शंस है, तो वो रिएक्शंस मोस्टली प्रोसीड करेगी किस मैकेनिज्म के थ्रू, आपके फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू, है ना। तो मोस्टली रिएक्शंस आपके फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यानी कि मुक्त मूलक क्रिया विधि के द्वारा प्रोसीड करती है वो रिएक्शंस। लेकिन आपकी ये रिएक्शंस आपकी मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा प्रोसीड कर भी सकती है। दो आपके केसेस होते हैं, आपके जब आप मैकेनिज्म करते हो तो दो तरीके की रिएक्शंस यानी कि दो तरीके की मैकेनिज्म होती है कि इससे भी हो सकती है और उससे भी हो सकती है। दोनों की प्रोबेबिलिटी अलग अलग होती है कि किसे ज़्यादा अपन मेजर माने और किसे कितना लोअर, यानी कि ये किससे पता चलता है अपने को, स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता चलेगा कि ये किस तरीके से होगी, यानी कौन कौन से फ्रेगमेंट बनेंगे उसके अंदर, उसी से अपन पता लगाते हैं। अब तो इसमें क्या होगा, देखो
जब जब फ्री रेडिकल से कोई मैकेनिज्म होती है वो आपकी कौन सा फिजन होता है, उसमें होमोलाइटिक फिजन होता है। होमोलाइटिक फिजन का मतलब हो गया कि मान लो ये हाइड्रोजन H2 है, अब मुझे इसका ब्रेक करवाना है, तो किस तरीके से ब्रेक हो सकता है, दो कंडीशन है यहाँ। ओके, एक कंडीशन की ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करें, अपनी तरफ ले ले, तो यहाँ क्या हो जाएगा, H- और H+ लग जाएगा। ओके, H- और H+ लग जाएगा। और अगर मैं इसके अंदर होमोलाइटिकल फ्यूजन करवाऊं, होमोलाइटिकल फ्यूजन का मतलब हो गई ये अपना इलेक्ट्रॉन ले ले, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले ले, है ना, इसे फिशर एरो कहा जाता है ना। ये आपने पढ़ा होगा जब आपने केमिस्ट्री जब स्टार्ट की थी तब इनका फ्यूजन देखा था कि किस तरीके से फ्यूजन होता है ना कोई भी बॉन्ड के अंदर। तो इसमें क्या होगा कि इसमें इस तरीके से फ्यूजन होगा आपके। तो इसमें दो कंडीशन, एक तो कंडीशन ये है, एक ये है कि ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लें, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपन रेडिकल्स कहते हैं। ओके, तो ये हो गए रेडिकल्स। तो इन जैसे रिएक्शंस को अपन रेडिकल्स के थ्रू भी करवा सकते हैं और हेटेरोलाइटिकल फ्यूजन भी द्वारा करवा सकते हैं। अब बात आती है कि अपन तो ईथर बना रहे हैं, इतना क्यों बता रहे हो, क्योंकि अगर आपको रिएक्शंस देखनी है तो आप इसे करवा के देख सकते हो। ओके, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी। तो इस रिएक्शंस में मैंने क्या कहा कि अगर मैं अल्कोहल ले लेती हूँ, एजाइड लेती हूँ साथ में, तो क्या होगा, यहाँ से N2 गैस रिमूव हो जाएगी। गर्म कर रहे हैं, जो आपके जो गैसेस मॉलिक्यूल है आप पहले उन्हें वहां से एलिमिनेट कर दो, है ना। N2 यहाँ से क्या होगा, आपको हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब हाइड्रोजन आपके एक है, आप बोलोगे कि अपन ऐसे तो कभी लिखते ही नहीं कि ये आपकी गैस बन गई, बाहर निकल गया हाइड्रोजन। इसे किस तरीके से डिनोट करते हैं अपन, हाफ O2। हाफ क्यों, क्योंकि ये हो गया हाफ O2। अगर आप क्या करोगे, यहाँ से कट करोगे तो वापस आपको क्या मिला, 1H ही मिलने वाला है। लेकिन अब इसका लिखने का तरीका होता है कि इसे अपन मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में लिखें, अपन एटम की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसे मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहाँ से क्या किया अपने, हाफ O2 बाहर निकाल दिया। अब आपके पास जो बचता है वो क्या बन रहा है, आपके पास CH3 और आपके पास C2H5 मिल रहा है। C2H5 के अंदर क्या हो रहा है आपके, अब देखो ये अपना लेके गया था, यानी कि यहाँ अगर किस तरीके से फिजन करो तो N2 गैस, इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस कर लेना, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का नहीं है। तो ये हो गया C2H5 और यहाँ से हो गया आपके पास ऑक्सीजन और ये हो गया CH3। ओके, तो ये हो गया आपके ईथर का निर्माण। तो ईथर का निर्माण अपन इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर अल्कोहल ले, अल्कोहल के साथ में डाईएज़ोन मेथेन ले तब भी किया जा सकता है। इसे बोलते हैं डाईएज़ोन या एजाइड। एजाइड में आप N3 यूज करते हो, N2 में एजोन, डाईएज़ोन मेथेन। अगर अपन अल्कोहल की रिएक्शंस डाईएज़ोमेथेन से करवाएं तब आपके पास क्या बनता है, ईथर का निर्माण होता है। ओके, तो ये हो गई एक दो मेथड अपन ने देख लिए। एक अपन ने देखा ग्रिग्नियर रिएजेंट से, दूसरा देखा अपन ने अल्कोहल की प्रेजेंस में। ओके, अब इनकी अपन को देखनी है फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना। देखो आपके रिएक्शंस पार्ट कुछ ज़्यादा नहीं था, बस इतना ही था, हो गई जितनी प्रिपरेशन करनी थी उतनी अपन ने। देखो जब जब अपन रिएक्शंस पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा केमिकल रिएक्शंस तो उसमें भर भर के होती है, जबकि उसके निर्माण की विधियाँ कुछ कम सी होती है ना। पर क्या, कोई बात नहीं, जितनी थी उतनी तो कर ली बुक में, है ना। अब आपके हैं कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी में अपन ने ईथर देखा लैब के अंदर, जब ईथर देखा पहली बार तो वो लिक्विड फॉर्म में ही देखा था। अब इसमें दो कंडीशन है, आपने कई बार देखा होगा कि निम्नतर सदस्य गैसियस फॉर्म में होते हैं, उच्च सदस्य आपके लिक्विड फॉर्म में होंगे। यानी कि जो आपके कम सदस्य वाले ईथर होंगे, यानी कि जो आपके मेथेन ऐड होगा, मान लो ऑक्सीजन है दोनों तरफ मेथेन है, तो वो गैसियस फॉर्म में हो जाएगा ना, तो वो गैसियस फॉर्म में होगा। जैसे जैसे अपन एल्किल समूह बढ़ाते जाएंगे, एल्किल समूह बढ़ाएंगे, एल्किल समूह बड़े होंगे तो बल्कि होंगे, बल्कि होने की वजह से मान लो एक आपके पास गैसेस से अपन कनेक्टेड करते हैं, इससे आपके पास कोई भी नोबल गैसेस है। नोबल गैसेस का मतलब आपका जैसे सॉरी नियोन हो गया, क्रिप्टोन हो गया, जेनोन हो गया, ये गैसेस हैं। आपने एक हाइड्रोजन ले लेते हैं साथ में, और या मैं ये कंसिडर करूँ कि आपके पास यही सही है ना। तो इसमें मैंने क्या किया, यहाँ क्या नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टोन हो गया और ये जेनोन ले लेती हूँ साथ में। ये चार आपके पास गैसेस हैं, सबको पता है ये गैसेस मॉलिक्यूल है। इन गैसेस को लिक्विडिफाइड करना है, लिक्विडिफाइड मतलब उसका लिक्विड में कन्वर्ट करना है। गैस है, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, वो किस तरीके से किया जा सकता है, पढ़ा सबने, है ना। इसे किस तरीके से किया जाता है, एक कंडीशन है कि मैं टेम्परेचर को कम कर दूं, बहुत ज़्यादा कम कर दूं। दूसरी कंडीशन ये है कि मैं दाब को बढ़ा दूं, यानी कि
मैंने यहाँ 25 ATM प्रेशर कर दिया है ना, 25 ATM प्रेशर चारों के लिए बराबर किया। चारों क्या है, अलग अलग कंटेनर में है, चारों गैसेस अलग अलग कंटेनर में रखी हुई है। जैसे देखो ये कॉन्सेप्ट आपके काम में आने वाला है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपके ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा काम में आता है कि लिक्विफाइड करने के लिए अपने को किस तरीके से किया जा सकता है, क्या क्या करें, क्या क्या कंडीशन अप्लाई करें, है ना। ये मैंने 4 कंटेनर ले लिए, इसमें मान लो नियोन है आपके, और ये ले लिया मैंने, यहाँ आर्गन और यहाँ है आपकी क्रिप्टोन और यहाँ है ज़ेनॉन। ओके ओके, ये गैसेस है। इन गैसेस के अंदर ये मैंने पिस्टन लगा दिया। ये क्या है, पिस्टन। पिस्टन का मतलब होता है कि अगर अपन प्रेशर लगाएंगे है ना, तो चारों जो आपकी दीवार होती है ना, उस दीवार से भी कुछ बाहर नहीं निकलना चाहिए। ओके, प्रेशर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा तो क्या होगा, जितना लगाएंगे उतना ही होगा। फिर ये गैसेस मॉलिक्यूल है, देखो एक बार, जब जब गैसेस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट किया जाता है तो डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जब जब अपन लिक्विड फॉर्म को करते हैं तो इस तरीके से करते हैं ना। तो दोनों में ध्यान रखना, जब जब ऐसे आए तो आप समझ जाना कि लिक्विड है वो, और जब जब डॉट आए तो उसका मतलब ये होता है कि कोई गैसेस मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है आपके। ये एक तरीका होता है बताने का। अगर मैं यहाँ प्रेशर लगाती हूँ तो कितना, 25 ATM, और टेम्परेचर मान लो मैं कितना कर लूँ, यहाँ मैं माइनस में तो क्या निकाल लेती हूँ 0 डिग्री टेम्परेचर, है ना। 0 डिग्री टेम्परेचर दे रहे हैं, चारों के लिए टेम्परेचर कंडीशन सेम है, और प्रेशर अपन सेम लगा रहे हैं। 25 ATM इसमें लगा रहे हैं और 25 ATM इसमें लगा रहे हैं, सब में 25-25 ATM डाल रहे हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से सबसे पहले लिक्विड में कौन कन्वर्ट होगा, यानी कि अगर इनको प्रेशर लगाते हैं, बराबर प्रेशर लगाया जा रहा है, बराबर टाइम में, बराबर टेम्परेचर में, तब इनमें से सबसे पहले लिक्विड लिक्विड में कन्वर्ट कौन सा होगा। आइडिया लगा के बताओ। अगर आप बता रहे हो कि सभी साथ होंगे, वो गलत बता रहे हो, और अगर आप बता रहे हो कि ये होगा लिक्विड में या ये होगा, देखो सबसे पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा ये ज़ेनॉन। क्यों, ज़ेनॉन एक तो रह गया भारी मॉलिक्यूल, बड़ा सा रह गया, साइज बड़ी है। जब एक तो नियोन है आपके पास, नियोन के एटम मान लो आपके पास इतने से हैं, है ना, और सब में गैस भी मान लो मैंने एक बराबर ही ली है ना, तो इनमें गैसेस की मात्रा भी आपके बराबर है। तो लेकिन आपके पास गैस के नियोन के मॉलिक्यूल इस तरीके से छोटे छोटे होंगे, जबकि ज़ेनॉन के कितने होते हैं, बड़े बड़े होंगे। तो जब इनके प्रेशर लगाएंगे तो इनके बीच में क्या है, गैप बहुत कम है, तो वो एक दूसरे से इंटरेक्ट होंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। गैसेस मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, या गैस, जब गैस लिक्विड और सॉलिड में अपन को आइडेंटिफाई करना होता है कि किसे अपन गैस बोले, किसे अपन सॉलिड बोले और किसे अपन लिक्विड बोले, वो किस आधार पे लगाया जाता है कि देखो गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। ये सबको पता है कि इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, एक मॉलिक्यूल अगर यहाँ है तो दूसरा वहाँ होगा, इनके बीच में एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता है। जबकि लिक्विड में थोड़ा अट्रैक्शन होता है, लेकिन कम होता है, रहेंगे दोनों, लेकिन दोनों एटम्स एक दूसरे को फील करेंगे, एक दूसरे को होने की उनको एहसास होगा कि एक एटम यहाँ है तो दूसरा एटम यहाँ है। बट सॉलिड में क्या होगा, दोनों ही एटम बहुत पास में रहते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। ये होता है इनके आइडेंटिफाई करने का तरीका। तो इनमें क्या होगा कि इनके बीच में अगर प्रेशर लगाएं तो इनके बीच में दूरी बहुत ज़्यादा है, इनमें क्या है, दूरी बहुत कम है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक तो बड़े रहते हैं। अगर इन दोनों को अपन दाब लगा रहे हैं तो दाब लगा के एकदम से ही कन्वर्ट किया जा सकता है लिक्विड में। तो अब अपन बता सकते हैं कि लिक्विड में कन्वर्ट करने का सबसे कौन सा हो गया, ये हो गया, यानी कि अगर इस तरफ जाएंगे तो आपके लिक्विड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी बढ़ेगी। ओके, इस तरीके से अपन बता सकते हैं किसी भी, और आपके कंपटीशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस गैसेस को, जैसे कि आपको N2 दे दे, CO2 दे दे, NH3 दे दे, तो अब पूछा जाए कि अब बताओ कि इनके अंदर सबसे पहले लिक्विड में कौन कन्वर्ट होगा। तो उस कंडीशन में आपको उस एटम की साइज पे जाना है, साइज को देख के बताना है कि यार ये हो सकता है। ओके, तो इस तरीके से अपन लिक्विड में, अब अपन फिजिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं ईथर की। मैंने कहा ईथर के अंदर आपके आगे छोटे मॉलिक्यूल, यानी कि ऑक्सीजन के पास में जो अटैच मॉलिक्यूल है छोटे छोटे का मतलब है कि लेस बल्कि ग्रुप, बल्कि इससे कनेक्ट अपन करें कि कोई बड़े ग्रुप लगे हो, जैसे कि आपके पास ब्यूटेन लगा हुआ हो, प्रोपेन, पेंटेन, है ना, वो आपके क्या हो गए, बल्कि हो गए। जबकि कंपेयर करें
मीथेन से। मीथेन क्या लेस बल्की ग्रुप है। अगर हाइड्रोजन से कंपेयर किया जाता है, हाइड्रोजन तो बहुत ही लेस बल्कि, यानी कि कम बल्कि नहीं है, बहुत हल्का है ना, तो उससे तो अपन कनेक्ट नहीं कर सकते। कर किससे सकते हैं कि मान लो CH3 लगा हुआ लेस बल्कि हो गया, लेस बल्कि हो गया तो ये क्या होगा आपके गैसेस फॉर्म में कर रहेगा, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी देखी जाएगी, ये ईथर आपका गैसेस फॉर्म में भी रह सकता है और आपके पास अगर इसमें बल्कि ग्रुप लगा दिया जाए तो वो आपके लिक्विड फॉर्म में रहेगा। ओके, फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब बात आती है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आप इससे किससे कंपीट करोगे, वाटर से कंपीट करना है, कंपेरिजन करना है वाटर से। तो वाटर का तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है तुलना ईथर से, ईथर का कम होता है। ओके, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, लिक्विड फॉर्म में होता है, ये वाटर में डिजोल्व नहीं होता है। ओके, तो वाटर में डिजोल्व नहीं हो रहा मतलब किसमें होगा, जो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होंगे उनमें डिजोल्व इजीली हो जाएगा, जैसे कि बेंजीन में हो सकता है, अल्कोहल में हो सकता है, इनमें डिजोल्व होगा बट वाटर में डिजोल्व नहीं होगा या कम विलेय होगा उसमें। ओके, ये हो गए आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अपन केमिकल प्रॉपर्टीज, ईथर से और क्या क्या निर्माण किया जा सकता है। अपन ईथर का निर्माण देख लिया, अब देखेंगे कि ईथर से क्या क्या बनाया जा सकते हैं। ओके, थैंक यू।